हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आरएससी शॉर्ट नोट्स का पार्ट 5 कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस है इसलिए एंथैल्पी एच कांस्टेंट होगा। जो ह्यूमिडिफिकेशन होगी वो इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी। तो ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है। तो इसमें T1 से T2 टेम्परेचर जा रहे हैं। इट मीन्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर T डिक्रीज होगा। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 जा रहे हैं। इट्स मीन्स ओमेगा इंक्रीज होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन्स ऐसे होती हैं। तो ये ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। फाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे सेचुरेशन कर्व की तरफ जाते हैं तो फाई की वैल्यू इंक्रीज होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस है इसलिए एच कांस्टेंट होगा। और वेट बल्ब टेम्परेचर भी इसमें कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों की इंक्लिनेशन सेम होती है एच और WBT की। जो वी स्पेसिफिक वॉल्यूम वो डिक्रीज होगा क्योंकि उसकी जो इंक्लिनेशन होती है वो ज़्यादा होती है इससे। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो वी है वो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम वो डिक्रीज होगा। उसके बाद में एडियाबैटिक और केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। एडियाबैटिक इट मीन्स एच इज कांस्टेंट। डीह्यूमिडिफिकेशन विल डिसाइड इट्स डायरेक्शन। सो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो T1 से T2 जा रहे हैं तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। ओमेगा डिक्रीज होगा क्योंकि ओमेगा 1 से ओमेगा 2 आ रहे हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फाई भी डिक्रीज होगा बिकॉज जो सेचुरेशन कर्व है उससे हम दूर जा रहे हैं। एच कांस्टेंट रहेगा, WBT भी कांस्टेंट रहेगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। एडियाबैटिक सेचुरेशन। एडियाबैटिक सेचुरेशन में हम यहाँ ओमेगा 1 से ओमेगा 2 जा रहे हैं सेचुरेशन कर्व तक। तो टी इसमें डिक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा। टी देखिए यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा क्योंकि इस टाइप से होती है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइंस। फाई इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे 100% हो जाता है सेचुरेशन कर्व पर फाई की वैल्यू। उसके बाद में एच कांस्टेंट, WBT कांस्टेंट और वी स्पेसिफिक वॉल्यूम वो इसमें डिक्रीज होगा। उसके बाद अपरेटस ड्यू पॉइंट ADP, ये क्या होता है? ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन विद सैचुरेशन कर्व। कूलिंग, डीह्यूमिडिफिकेशन और सैचुरेशन कर्व दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे ये ऑब्टेन होता है अपरेटस ड्यू पॉइंट। ये रहा, ये सैचुरेशन कर्व है और ये कूलिंग डीह्यूमिडिफिकेशन की लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे अपरेटस ड्यू पॉइंट होगा। तो फाई ADP की वैल्यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ADP पॉइंट विल बी 1 बिकॉज यहाँ पे जो फाई की वैल्यू 100% 1 होगी। उसके बाद में चलते हैं बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर X रिप्रेजेंट द लॉस और अनकॉन्टैक्टेड एयर विद कॉयल। जो अनकॉन्टैक्टेड एयर होती है उसको रिप्रेजेंट बाईपास फैक्टर करता है। सपोज यहाँ से 1 kg एयर फ्लो हो रही है तो x kg है वो अनकॉन्टैक्टेड है और तो 1 - x kg कॉन्टैक्ट में रहेगी। तो ये जो x kg को रिप्रेजेंट करेगा बाईपास फैक्टर। एफिशिएंसी क्या रहेगी फिर कूलिंग या कॉयल की, कोई भी कॉयल है कूलिंग या हीटिंग उसकी एफिशिएंसी होगी 1 - बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉयल। सपोज ये एक कॉयल है हीटिंग कॉयल, इसका टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर T1 = 20 डिग्री सेल्सियस और इससे पास होने के बाद में कूलिंग हीटिंग कॉयल से पास होने के बाद में इसका टेम्परेचर हो गया T2 = 40 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं कि T3 > T2 > T1। तो बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉयल क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला T3 - T2 / T3 - T1। तो एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉयल क्या होगी 1 - बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉयल। बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉयल। सपोज इस कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे एयर का 40 डिग्री सेल्सियस है और पास होने के बाद में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। हम देख सकते हैं कि T3 < T2 < T1। बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉयल होगा T2 - T3 / T1 - T3। तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉयल होगा 1 - बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉयल। अगर हमारे पास n कॉइल्स है, कोई भी हीटिंग या कोई कूलिंग हो तो जो बाईपास फैक्टर होगा वो होगा x⁴n। सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर होता है सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सेंसिबल हीट है वो है H3 और H3 माइनस H2, और जो टोटल हीट होगी वो H1 माइनस H2 होगी। तो सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला होगा H3 माइनस H2 डिवाइड बाय H1 माइनस H2। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं सेंसिबल हीट फैक्टर के, जैसे रेजिडेंस और प्राइवेट ऑफिस का 0.9 होता है, रेस्टोरेंट और बीजी ऑफिस का 0.8 होता है, ऑडिटोरियम और सिनेमा हॉल का लगभग 0.7 होता है, और डांस हॉल रूम का 0.6 होता है। आगे देखते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। व्हाट इज इफेक्टिव टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर एट विच ए ह्यूमन बीइंग वुड फील सेम लेवल ऑफ कंफर्ट एज इफ दे आर इन एक्चुअल एनवायरनमेंट। इफेक्टिव टेम्परेचर वो होता है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग एक्चुअल एनवायरनमेंट में रह रहा हो, तो वो जो टेम्परेचर फील करता है उसको इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। तो फैक्टर कौन से जो इफेक्टिव टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंसेस। पीपल लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट आर फीलिंग कंफर्टेबल एट लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द पीपल लिविंग इन वार्मर रीजन। ओके, सही है। तो एज और जेंडर पे क्या डिफरेंस आता है? चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज्ड पर्सन नीड्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द अडल्ट। सिमिलर इज द केस विद द वुमेन्स। वुमेन्स के साथ भी यही केस है। चिल्ड्रन और जो ओल्ड एज पर्सन है उनको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर चाहिए अडल्ट से। उसके बाद में काइंड ऑफ एक्टिविटी। If a person is involved in an activity like dancing, casting, soap, etc., needs lower effective temperature। जो ऐसा कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर की नीड होती है कंपैरिजन टू द पर्सन हु आर इन ए रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में जो पर्सन है उससे। डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स। हाईली डेंसली ऑक्यूपाइड नीड्स लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द लेस डेंसली ऑक्यूपाइड। जैसे कि बस में बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं तो उनको लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर की नीड होती है। कंफर्ट चार्ट ये किसने दिया? ये गिवन बाय एशरे। एशरे इज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो इनके अकॉर्डिंग इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बिलो 50%, ये 50% की लाइन है, ये 60% की लाइन है। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखे हैं यहाँ पे। If relative humidity is below 50%, then the skin surface is too dry. Whereas if the relative humidity is above 60%, there is a tendency of sticky sensation develops. तो ये सब फैक्टर थे जो इफेक्टिव टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज का जो ये लेक्चर है समझ आया होगा। तो चैनल को जरूर